नमस्कार साथियों, एडीएस बीएमडब्ल्यू क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अरविंद यादव आपका स्वागत करते हैं इस क्लास में। आज हम लोग अध्याय 2 की बात करेंगे केमिस्ट्री की। इससे पहले अध्याय 1 हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके अवश्य देख लें। आइए चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अच्छा, अगर आप पुरानी किताब ढूंढेंगे और उसमें पाएंगे इस चैप्टर को अम्ल, क्षार एवं लवण के नाम से। वहाँ पर क्षारक की जगह क्षार लिखा है और यहाँ पर उस क्षार की जगह क्षारक लिखा है। आखिर क्षार और क्षारक का मामला क्या है, आगे हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ये लैटिन भाषा से लिया गया एसिड, और एसिड का अर्थ होता है खट्टा। अर्थात हम कह सकते हैं जो अम्ल होता है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, इन सब में अम्ल पाया जाता है, इसलिए उनका स्वाद खट्टा होता है। ये तो परिभाषा अगर आप में परीक्षा में पूछ दे आपसे परीक्षा में कि अम्ल किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको नहीं बतानी है, परिभाषा आपको ये वाली बतानी है। जो जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन दे उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। सब लोग वैसे बता के चले जाते हैं कि H+ आयन देता है, रियल में H+ आयन नहीं देता है। H+ आयन की जगह H3O+ आयन देता है। हम लोग इसको जानेंगे कि H3O+ है क्या आखिरकार। चलिए देखते हैं। अम्ल की परिभाषा आपको क्या बतानी है। जो जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन दे उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है ये देखते हैं। जैसे H2O, ये जल का सूत्र है, इसमें आप H मिला दीजिए तो ये बन जाएगा H3O, और यही आपको जो दिख रहा है H3O+, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यही हाइड्रोनियम आयन है। और हमने अम्ल की परिभाषा में क्या बताया, जो जलीय विलयन में H+ आयन दे वही अम्ल होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अम्ल को अगर जल में डाल देंगे तो H+ आयन देगा। अच्छा, H+ आयन आपको नहीं मिलेगा, H+ आयन इसके रूप में मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन के रूप में मिलेगा। H+ नहीं मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। H+ हमारा हाइड्रोनियम आयन के रूप में मिलता है। चलिए आइए लेते देखते हैं। मान लीजिए हमने एक अम्ल ले लिया HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जितने भी रासायनिक यौगिक है उनके रासायनिक सूत्र हम आखिरी में वीडियो में दे देंगे, आप लिख लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको क्या करते हैं, जल में डाल देते हैं। और आपको हमने बताया कि जल में जब इसे अम्ल को डालेंगे तो ये H+ आयन देगा। H+ आयन नहीं देगा, ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में यही देगा। चलिए देखते हैं, तो ये बनेगा क्या, H3O+ बन जाएगा, इसके साथ साथ प्लस Cl- बन जाएगा। इसको जब हमने आयनों में तोड़ा तो H3O+ और प्लस Cl- देख लीजिए। जलीय विलयन में अम्ल को हम डालते हैं तो H+ कहाँ मिल रहा है, H+ की जगह हम लोग को क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए इसे मिटा देते हैं, इतना समझ गए होंगे। आइए आप बात करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, लिटमस पेपर। सबसे पहले जानेंगे लिटमस पेपर है क्या। वैसे ये सूचक है, सूचक के बारे में आगे पढ़ना है आपको इसी वीडियो में। सूचक क्या करता है, अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है। विलयन हमारा अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, उसको हम सूचक के माध्यम से पता लगा सकते हैं। विलयन में इसके रंग में परिवर्तन आ जाते हैं, सूचक की बात करें। और उसी सूचक में से, वैसे सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो ये जो आपको दिख रहा है लिटमस पेपर, ये एक प्राकृतिक सूचक है। अगर इसको अम्ल में या क्षार में डालेंगे तो ये अपना रंग बदल देगा। जैसे देखिए, अगर अम्ल में आप नीले लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये बात याद रखिएगा। इसमें प्रश्न का तरीका पूछने का बदल सकता है, आप आंसर एक न लगाइएगा। देखिए, अगर पूछे प्रश्न में कि अम्ल में नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, नीले से कैसा हो जाता है, तो आपको उत्तर लगाना है लाल। अगर कहे अम्ल में लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है तो आपको उत्तर लगाना है लाल। और नीले को किस में बदल देता है,
तो लाल रंग में बदलता है, ऐसा बताना है। अर्थात कहने का मतलब है नीले लिटमस को उसमें डालेंगे तो वो लाल में बदल देगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं कुछ अम्ल के बारे में देखते हैं। कुछ हमारे अम्ल प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल होते हैं और सांद्र होते हैं, तनु होते हैं। ये प्रबल अम्ल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड में क्या होंगे? एसिटिक अम्ल होगा, ऑक्सैलिक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, ये सब दुर्बल अम्ल होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और हम आपको बताते थे, अम्लराज किसे कहते हैं, पूछता है अम्लराज किसे कहते हैं, या इसी को बोलते हैं हम एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किसे कहते हैं? अम्लराज एक्वारेजिया। ये बनता कैसे है? HNO3 और HCl इनके अनुपात से बनता है। कितने अनुपात के? 3 और 1 के अनुपात से बनता है। अम्लराज जो होता है HNO3 और HCl, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों को 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाने से अम्लराज बनता है। और ये ऐसा एसिड होता है जो सोने जैसी धातुओं, अगर किसी धातु के ऊपर चढ़ाई गई है तो उसको गला सकता है, इसमें इतनी पावर होती है। इसके साथ साथ इस अम्ल में से देखेंगे तो हमेशा धुआं की तरह निकलता रहता है। यही होता है अम्लराज। चलिए अब बात करते हैं सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। नाम से ही लग रहा है, जो अम्ल गाढ़ा हो और जो अम्ल पतला हो उसे तनु कहेंगे। यानी कुल मिला के कोई भी अम्ल है, अम्ल की मात्रा और जल की मात्रा पर निर्भर करेगा ये दोनों। अच्छा देखिए, सांद्र अम्ल में क्या होगा? अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और इसमें जल की मात्रा क्या होगी? कम। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? कम, और जल की मात्रा क्या हो? ज्यादा। विलयन पतला हो जाएगा तो हम कह देंगे तनु, विलयन गाढ़ा हो जाएगा तो हम कह देंगे सांद्र। आइए देखते हैं क्षारक के बारे में। अच्छा, क्षारक को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा था? खट्टा था। और जो क्षारक होते हैं उनके स्वाद कैसे होते हैं? वे कड़वे होते हैं। जैसे नीम की पत्ती ले लीजिए, करेले का जूस ले लीजिए, ये सब जितने ये स्वाद में कड़वे लगते हैं, तो उसमें पाया क्या जाता होगा? क्षारक पाए जाते होंगे। लेकिन ये परिभाषा आपको एग्जाम में नहीं लिखनी। एग्जाम में परिभाषा वो लिखनी है जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे। जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ले लीजिए NaOH, इसको अगर जलीय विलयन में आप डाल देते हैं तो आयनों में टूट जाएगा। Na प्लस प्लस OH माइनस, देखिए OH माइनस दे दिया। CaOH का ट्वाइस, अगर इसको आप जल में डाल देते हैं आयनों में टूटेगा तो Ca2 प्लस होगा, इसके साथ साथ OH पर जो आएगा वो माइनस आएगा। ये था आपका क्षारक। और इसके साथ साथ ये दिया है जो क्षारक होता है वो लाल लिटमस अगर उसमें डालेंगे, क्षारक में लाल लिटमस को अगर आप डालते हैं सूचक को, तो लाल लिटमस को कर क्या देता है? नीला कर देता है। ये भी पूछता है, आगे हम लोग लिटमस पेपर के बारे में बात करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। हमारे क्षारक प्रबल भी हो सकते हैं और दुर्बल भी हो सकते हैं। प्रबल क्षारक में कौन कौन हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुनते रहिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब में OH OH पाया जा रहा है, OH माइनस पाया जा रहा है, इसलिए सब क्षारक हैं। अच्छा, दुर्बल क्षारक भी है, इसमें भी OH माइनस पाया जा रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये। आइए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, इसमें एक शब्द हमने आपको बोला था कि क्षारक की जगह आपका आएगा क्षार। यदि क्षार आ जाता है तो एल्कली। अब आप एल्कली किसे कहेंगे? देखिए, क्षारक की परिभाषा तो आप जान गए, जिसमें OH माइनस आयन पाया जाएगा वो क्षारक कहलाएंगे। ये सब जितने आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब आपके क्षारक के उदाहरण है।
लेकिन इसमें से वे क्षारक जो जल में घुल जाए, वे क्षारक जो जल में घुलनशील हो, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। इसका मतलब है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे, वही क्षारक क्षार होंगे जो जल में घुलनशील होंगे। अर्थात इसमें कौन कौन सा उदाहरण आ सकता है? एग्जाम्पल में अगर हम ले तो ये जो आगे के आपको 3 दिख रहे हैं, NaOH, KOH, MgOH का ट्वाइस, ये जितने आपको एग्जाम्पल दिखे ये सभी क्षार में आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इनको जलीय विलयन में डाल देंगे तो ये घुल जाएंगे उसमें। तो जितने भी क्षारक हैं घुलनशील अगर है जल में, वे क्षार कहलाएंगे। अच्छा, सभी क्षार क्षारक कहलाते हैं? तो आपका उत्तर होगा यस। क्या सभी क्षारक क्षार कहलाएंगे? नहीं। देखिए इसमें से ये गया ही नहीं, ये गया ही नहीं, जो जल में घुलनशील वही जाएगा ना। ये था क्षार और क्षारक के बारे में। जानते हैं लवण के बारे में, साल्ट। देखो, अम्ल और क्षार दोनों ले लीजिए, आपस में मिला दीजिए। अम्ल और क्षार आपस में मिलाने से लवण एवं जल बनते हैं। जैसे HCl अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, दोनों को आपस में मिला दीजिए। ये अम्ल है आपका और ये क्षारक कहिए चाहे क्षार कहिए, अम्ल है क्षार है, दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये बनेंगे क्या? उससे पहले आप जान लें कि ये H प्लस होता है Cl माइनस, Na प्लस होता है OH माइनस। हमेशा प्लस माइनस के साथ जाएगा और हमेशा प्लस ही क्या करेगा? माइनस का। हाई NaCl हो जाएगा प्लस हाई OH और H दो ठो बन जाएंगे H2O। ये जो आपको दिख रहा है ये लवण है और ये आपको जो दिख रहा है इसे हम लोग जल कहेंगे। हमने क्या कहा? अम्ल और क्षारक को मिलाने से लवण एवं जल बनते हैं। तो लवण किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से मिलते हैं या बनते हैं। अच्छा, इस अभिक्रिया को हमने कौन सा नाम दिया था अध्याय में जब पढ़े थे? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से बनने वाले लवण एवं जल को हम लोग उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। आइए मान लीजिए हम कुछ पॉइंट लेते हैं इसमें। हम जानते हैं कि अम्ल है, उसमें अगर हम क्षार मिला देते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि लवण बनेगा और इसके साथ साथ जल बनेगा। अम्ल लेते हैं, क्षार मिलाते हैं तो लवण व जल बनेगा। अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो लवण व जल बनेगा। अम्ल में हम क्षार मिलाते हैं तो लवण व जल बनेगा। आखिरकार 4 बार हमने क्यों लिख दिया? आइए देखते हैं आगे। अगर हम दुर्बल ले लें, दुर्बल अम्ल ले और क्षार भी दुर्बल ले, और ये अम्ल जब हम ले रहे हैं तो प्रबल ले रहे हैं और ये भी क्या ले लेते हैं? प्रबल ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? एक प्रबल लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं दुर्बल, और एक को दुर्बल कर देते हैं और दूसरे को प्रबल कर देते हैं। अब समझ में आया आपको? देखिए अब कौन सा लवण बनेगा? अम्लीय बनेगा कि क्षारीय बनेगा कि उदासीन लवण बनेगा? कौन सा लवण बनेगा? इन चारों पॉइंट में आपको निष्कर्ष निकालना है। देखो, जब दोनों दुर्बल होगा, अम्ल भी और क्षार भी, लवण तो बनेगा लेकिन उदासीन लवण बनेगा। कैसा बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। अच्छा, प्रबल प्रबल हो जाए तब क्या बनेगा? ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल क्षार है, तो उस समय तब भी आपका उदासीन बनेगा। जब दोनों दुर्बल हो, दोनों प्रबल हो, दोनों स्थितियों में उदासीन बनेगा। उदासीन न्यूट्रल को कहते हैं। कहने का मतलब है अम्लीयता और क्षारीयता दोनों गुण न पाए जाए, उसमें उदासीन होगा। और अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन बन ही जाते हैं। अच्छा, प्रबल होगा, दुर्बल क्षार होगा। अगर इनको मिलाएंगे तो देखो अम्ल की मात्रा प्रबल हो गई, इसलिए ये जो लवण होगा वो अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। अब इसमें दुर्बल है प्रबल है, जो प्रबल होगा उसी की प्रकृति लवण मिलेगी।
तो यहाँ पर कौन सा होगा? क्षारीय। ये क्षारीय लवण। ये 4 पॉइंट थी, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आइए सूचक के बारे में देखते हैं हम लोग। इंडिकेटर। ये सूचक क्या होता है? किस चीज को इंडिकेट करता है? विलयन की सांद्रता को बताता है। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी प्रकृति बताता है। सांद्रता हमने बता दिया। सूचक क्या करता है? विलयन की प्रकृति कैसी, उसको बताता है। अम्लीय प्रकृति की है कि क्षारीय प्रकृति की है। जैसे ये सूचक के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 प्रकार के आपको सूचक मिलेंगे। पहला जो होगा वो प्राकृतिक सूचक होगा। दूसरा जो होगा वो कृत्रिम सूचक होगा, संश्लेषित भी बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो तीसरा होगा वो गंधीय सूचक होगा। गंधीय सूचक क्या होता है? अम्ल या क्षार की स्थिति में आने पर इनके गंध में परिवर्तन आ जाते हैं। ये ऐसे सूचक हैं कि अम्ल और क्षार की स्थिति में आएंगे तो ये होंगे क्या? इनके गंध में परिवर्तन आ जाते हैं। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। कृत्रिम सूचक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मेथिल ऑरेंज आ जाएगा, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, 2 इसके एग्जाम्पल है। आइए बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। ये प्राकृतिक जो सूचक होता है ये प्रकृति में पाया जाता है। ये पौधे से प्राप्त करते हैं हम लोग। इसमें अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो लिटमस पेपर आता है। लिटमस पेपर या पत्र कह सकते हैं आप। दूसरे की बात करें हम, लाल पत्ता गोभी होता है। तीसरे की बात करें हम तो हाइड्रेंजिया का फूल होता है। हाइड्रेंजिया का फूल या पुष्प कह सकते हैं। चौथे की बात करेंगे तो हल्दी। गंधीय सूचक में आपका आ सकता है प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, ये सब आपके गंधीय सूचक में आ जाएंगे। ये सूचक है। जैसे लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर को अगर किसी विलेन में डालेंगे तो ये बता देगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। और इसी प्रकार से कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज, इनका कलर चेंज हो जाता है विलेन में। अम्ल में जाएंगे तो इनका कलर कुछ और से कुछ और हो जाएगा, क्षार में डालेंगे तो कुछ और से कुछ और हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी गंध में जो है परिवर्तन आ जाते हैं, प्याज, लौंग के तेल, वेनिला में। देखिए लिटमस पेपर, ये तो हम जानते ही हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे कौन सा रंग किस में परिवर्तन हो, अम्ल में क्षार में इनके रंग कैसे बदल जाते हैं, उसको आगे देखना है। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी वैसे आप लोग देखे नहीं होंगे, आपके गांव में आसपास नहीं होता होगा, अगर होता होगा तो बताइएगा। वैसे देख लीजिए लाल पत्ता गोभी उधर है और उसके बारे में भी दिया है, उसका अध्ययन कर लीजिएगा आप। फिर हाइड्रेंजिया का फूल, हाइड्रेंजिया का फूल भी दिख रहा है उधर, वो भी देख लीजिए। इसके साथ साथ हल्दी, हल्दी तो आप सभी लोग जानते हैं, शादी विवाह में आप लोग अक्सर देखे होंगे। आइए आगे हम लोग देखते हैं सूचकों का रंग कैसे बदलता है अम्ल और क्षार में। सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस की। लिटमस का जो देखते हैं, लिटमस का, उससे पहले ये जान लेंगे है क्या। इधर आपको दिख रहे होंगे सूचक के नाम। ये जितने सूचक 4 आपको दिख रहे हैं ये प्राकृतिक हैं। कैसे हैं? प्राकृतिक। और जो आपको ये 2 दिख रहे हैं ये कृत्रिम हैं। और इसके साथ साथ जो 3 तो आपको दिख रहे हैं ये गंधीय सूचक है। अच्छा, रंग या गंध में परिवर्तन, ये अम्ल, ये जितने आपको दिख रही है ये वाली लिस्ट, ये अम्ल की बात करेगा। और इधर जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है क्षार की बात करेगा। उसके रंग या गंध में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। वैसे रंग में ही परिवर्तन होगा ज्यादातर, इन तीनों में आपको देखने को मिलेगा गंध के बारे में। चलिए लिटमस, लिटमस की बात करें तो अम्ल में इसका रंग कैसा होता है? लाल। और क्षार में कैसा होता है? नीला। इसको हम लोग किस विधि से देखे थे? अनिल के नाम से। इसको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, अनिल। जो अ से होता है अम्ल होता है, नी से क्या होता है? नीला, ल से क्या होता है? लाल।
अम्ल होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये इसको ट्रिक याद रखने की, अम्ल जो होता है वो क्या करता है, अम्ल में अगर नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो कैसा कर देगा, लाल, नीले को लाल कर देता है, याद रखिएगा। तो नीले को लाल कर देता है, यानी लाल जोन यहाँ पर है वो है। अगर हम वही बात कर देंगे क्षार की, तो क्षार जोन होगा वो क्या करेगा, लाल लिटमस को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। तो यहाँ पर क्षार में कैसा होता है, नीला। या फिर इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, छलनी। छ से जो होता है आपका क्षार हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ल से जो होगा लाल हो जाएगा, और न से जो होगा क्या हो जाएगा, नीला। तो लाल को क्या कर देता है, नीला। छलनी में क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। इस ट्रिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए इसके साथ साथ आगे देखिए, लाल पत्ता गोभी की बात करते हैं। लाल पत्ता गोभी का अम्ल में रंग कैसा होता है, लाल। पहले ही लाल दिया है तो अम्ल में उसका रंग लाल, और उसकी पत्ती कैसी होती है, हरी। तो हम इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं, अम्ल में उसका रंग कैसा होता है, लाल, और उसका रंग क्षार में कैसा होता है, तो हरा। चलिए हल्दी की बात करते हैं। हल्दी की बात करें तो अम्ल में इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे वही क्षार में, तो क्षार में लाल हो जाता है, क्षार की प्रकृति आने पर ही वो लाल हो जाएगा। हाइड्रेंजिया का फूल की बात करेंगे तो ये अम्ल में कैसा हो जाएगा, नीला। हाइड्रेंजिया के फूल की बात करेंगे तो ये नीला, लेकिन वही क्षार की बात करेंगे तो ये गुलाबी। आपको याद करना पड़ेगा। मेथिल ऑरेंज की बात करें तो अम्ल में इसका रंग लाल होता है, और क्षार में कैसा होता है, पीला होता है। मेथिल ल पहले आया है तो ल यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाल, उसके बाद पीला। फिनोल्फ्थेलिन की बात करेंगे तो इसका अम्ल में रंगीन होता है, रंगहीन। रंगहीन का मतलब होता है कोई रंग नहीं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्षार में, क्षार डालने से ही गुलाबी हो जाएगा वो। अब प्याज के रस की बात करते हैं। प्याज की रस अगर अम्ल में डालेंगे तो ये तीक्ष्ण गंध आएगी, इसमें तीखी गंध। और इसके साथ साथ अगर क्षार में डालने पर ये इसमें कोई गंध नहीं आएगी, क्षार के संपर्क में आने पर। वैनिला की बात करें अगर है तो समान गंध रहेगी, और इसमें क्षार में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा आपको। लौंग के तेल की बात करेंगे तो जो अम्ल में जो पहले था वैसा ही बिल्कुल अम्ल में भी रहेगा, क्षार में भी उसमें कोई गंध नहीं आएगी। तो ये था सूचक, और अम्ल और क्षार में सूचक किस प्रकार अपना रंग बदलते हैं, गंध बदलते हैं, उसके बारे में। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग का नाम है अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल की अभिक्रिया एक बार अम्ल धातु से कराएंगे, एक बार धातु कार्बोनेट से कराएंगे, धात्विक ऑक्साइड से कराएंगे, धातु बाई कार्बोनेट से कराएंगे, तो उत्पाद में क्या प्राप्त होगा ये देखना है। इसके साथ साथ हम लोगों को देखना है, जब क्षारकों की अभिक्रिया धातु से कराएंगे, धातु कार्बोनेट से कराएंगे, और धात्विक ऑक्साइड से कराएंगे, धातु बाई कार्बोनेट से कराएंगे, तो उत्पाद में क्या प्राप्त होंगे। उससे पहले हम लोग जान जाते हैं धातु। धातु क्या होता है, जिस पर H+ आयन उपस्थित होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जिसमें चमक पाई जाती है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। अगले चैप्टर में इसी की बात होगी। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, धात्विक ऑक्साइड नाम से ही लग रहा है। देखिए धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि उसमें धातु भी रहेगा, ऑक्साइड का मतलब O भी रहेगा। ये धात्विक ऑक्साइड है, इसको बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखिए धातु है और ऑक्सीजन है, धातु और ऑक्सीजन से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। और धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। इस तथ्य को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अम्ल है, अम्ल के साथ यहाँ क्षार अभिक्रिया करेगा, और अम्ल के साथ जब क्षार अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है। देखिए यहाँ पर हमने CuO एक धात्विक ऑक्साइड लिया, इसमें हमने अम्ल मिला दिया, और ये अम्ल है तो ये क्षार है, हमने इसकी प्रकृति क्षारीय लिखी। अम्ल में क्षार मिलाने से लवण बनता है, कॉपर क्लोराइड, और इसके साथ जल बनता है। ये हो गया, यानी अम्ल की अभिक्रिया जब धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होते हैं। आइए अब धातु से देखते हैं, अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से होती है तो क्या होता है। अम्ल में HCl ले लिए, धातु में हमने Na ले लिया। जब दोनों को आपस में मिलाया तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये पूछता है, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है, या किसी धातु पर जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निष्कासित होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट पता कैसे लगाएंगे,
तो पाप टेस्ट करके जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास लेके जाएंगे तो चट चट की ध्वनि सुनाई देगी। यही होता है पाप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस की स्थिति पता लगाने के लिए। आइए अब जानते हैं धातु कार्बोनेट क्या होता है और धातु बाई कार्बोनेट क्या होता है। देखिए नाम में है धातु कार्बोनेट। धातु का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na हो जाएगा, सोडियम धातु हो गया। और कार्बोनेट का मतलब इसमें हम मिला देंगे CO3। कार्बोनेट का मतलब CO3 होता है, वैसे यहाँ 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बाई का मतलब वहाँ पर H लगा रहेगा, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट। तो सोडियम बाई की जगह H लिखते हैं और कार्बोनेट की जगह क्या होता है CO3। तो ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी इसी को बोलते हैं धातु कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट, इसको बोलते हैं धातु कार्बोनेट। तो चलिए एक धातु कार्बोनेट लेते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं, अम्ल मिला देते हैं। और जैसे ही मिलाएंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल की मात्रा बनेगी। पूछता है जब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया होती है तो उत्पाद में क्या प्राप्त होता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। यानी अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करता है। इसके साथ साथ धातु बाइकार्बोनेट के बारे में जानिए। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब इसकी अभिक्रिया अम्ल से हम कराते हैं तो इसके साथ साथ लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही चीज सेम इसमें भी प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ पर जो CO2 प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर CO2 जो निष्कासित हो रहा है, अगर इसको चूने के पानी में हम प्रवाहित कर दें, चूने का पानी यानी कहने का मतलब है CaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझा हुआ चूना है, ये कैसे प्राप्त होता है, CaO में जब हम जल मिला देते हैं तो CaOH का ट्वाइस बन जाता है। यही है चूने का पानी। तो चूने का पानी टेस्ट का मतलब क्या हुआ, चूने के पानी से जब इसको प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग जो होता है दूधिया हो जाता है। हाई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, इसको चूने के पानी से जब हम प्रवाहित करेंगे तो इसका रंग दूधिया हो जाएगा। दूधिया का मतलब सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसके साथ साथ जल भी बनेगा। अच्छा और मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तब, और मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो यहाँ पर CaHCO3 का अवक्षेप मिल जाएगा। चलिए ये था अम्ल की अभिक्रिया सभी के साथ। अब हम क्षारकों की अभिक्रिया देखते हैं। जब हम क्षारकों की अभिक्रिया धातु से कराते हैं, क्षार की अभिक्रिया धातु से होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की स्थिति पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पाप टेस्ट किया जाता है। चलिए देखिए क्षार में हम NaOH ले लिए, धातु में जिंक ले लिए। जिंक एक धातु है, जब इसकी अभिक्रिया हम क्षार के साथ कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी। धातु कार्बोनेट से और धातु बाइकार्बोनेट से क्षारक कोई अभिक्रिया नहीं करता है। आइए अधात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने धात्विक ऑक्साइड, धातु और ऑक्सीजन मिल के धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, वैसे अधात्विक ऑक्साइड में क्या होगा, अधातु और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे। जैसे कार्बन हुआ ऑक्सीजन हुआ यानी CO2, सल्फर हुआ ऑक्सीजन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड है। अब हम ये जान लें कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अम्लीय। ये अम्ल है इसीलिए क्षारक से अभिक्रिया कर रहा है। अगर स्वयं क्षार होता तो क्षार से अभिक्रिया करता ही नहीं। और आप जानते हैं क्षार से या क्षारक से कोई भी अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और उसके साथ साथ जल। चलिए देखते हैं, हमने एक अधात्विक ऑक्साइड लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार लिया। जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और क्या बन गया, H2O जल प्राप्त हुआ। तो ये था, आप जल्दी से उतार लीजिए फिर इसके बाद आगे बढ़ें। आइए एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप। एक बर्तन लिया हमने और उसमें कुछ मात्रा में हमने अम्ल डाल दिया। ये आपको जो दिख रहा है अम्ल है। और हमने दूसरा बर्तन लिया और इसके अंदर हमने जल डाल दिया। इस बार यहाँ पर है जल, यहाँ से हम लोग अम्ल डाल रहे हैं और यहाँ से हम लोग जल डाल रहे हैं।
आपको ये बताना है नंबर 1 और नंबर 2 में कौन सी क्रिया सही है और कौन सी गलत। उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। आइए हम बताते हैं आपको। यहाँ पर अम्ल में जल को डाला जा रहा है और यहाँ पर जल में अम्ल को डाला जा रहा है। आखिरकार जब हम लोग प्रयोगशाला में ऐसी स्थिति हमारे साथ आएगी, जल और अम्ल को मिलाना हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? अम्ल में जल को मिलाएंगे या जल में अम्ल को मिलाएंगे। अगर ये घटना इसमें हम असत्य मानेंगे और ये सत्य होगा। क्यों? क्योंकि जल पहले से ही उस बर्तन में रख लेंगे, उसके बाद अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा उसमें डालेंगे, विलेन को हिलाते रहेंगे। अगर ऐसा न करके हम लोग ऐसा कर देते हैं, अम्ल पहले ही डाल देते हैं और बाद में उसमें पानी डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? इसमें से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी कि ये विलेन अस्फलित होकर उबाल मारकर उठेगा और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ जिस पात्र में ये रखा होगा वो पात्र टूट भी सकता है। अतः हमको सावधानी चाहिए कि जल में अम्ल की मात्रा मिलानी चाहिए, न कि अम्ल में जल की मात्रा मिलाएं। नोट कीजिए। आइए आगे बात करते हैं पीएच पैमाने की। पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है? किसी भी विलयन में उसकी सांद्रता को दर्शाता है। H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता को बताने के लिए पीएच स्केल, पीएच पैमाना विकसित किया गया। ये 1909 में विकसित किया गया सोरेनसन के द्वारा। ये वैज्ञानिक हैं सोरेनसन, उनके माध्यम से 1909 में पीएच पैमाना विकसित किया गया। इससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? H+ आयन की सांद्रता का पता लगा सकते हैं या OH- आयन की सांद्रता का पता लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इस पर स्केल, जैसे हम लोग की स्केल होती है सामान्यतः, जो स्केल पैमाना हम लोग इंच जिसको कहते हैं उससे मापते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी होती है। इसमें खाने बने होते हैं 0 से लेके 14 तक। 0 से लेके 14 तक। बीच में अगर हम बात करें तो ये 7 नंबर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए ये पीएच स्केल होता है। अगर पीएच स्केल यानी पीएच मान अगर हम बात करें, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन उदासीन होगा। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, न वो अम्लीय लगेगा न क्षारी, यानी न खट्टा लगेगा स्वाद में और न ही वो कड़वा लगेगा। अगर वो 7 से कम है वो होगा अम्लीय। अगर वो 7 से ज़्यादा है वो होगा क्षारी। कोई भी विलयन है, अगर उसका पीएच मान की हम बात करें, पीएच मान अगर पीएच मान 7 है, किसी विलयन का पीएच मान 7 है वो उदासीन होगा, और 7 से कम है अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है क्षारी होगा। हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, आपको जानना होगा और आपको बताना होगा कौन अम्लीय होगा कौन क्षारी। ये बोर्ड में पूछा हुआ है। इसमें आपको बताना है कौन सा अम्लीय है, कौन क्षारी और कौन उदासीन है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए इसको अगर हम बात करेंगे तो पीएच का मान 7 है, इसका मतलब विलयन हमारा उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। और यहाँ पर देखते हैं, आगे बात करते हैं, पीएच का मान 7 से क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? पीएच का मान 7 से ज़्यादा है। पीएच का मान 7 से ज़्यादा, इसका मतलब जब भी यहाँ पर पीएच की जगह आएगा 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9, यानी कि जिधर ही मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो 2 से लेके यहाँ तक कोई मान नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर अगर होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो बड़ा का मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 से बड़ा का मतलब क्या हो जाए? 8 9, यानी यहाँ पर जब भी होगा तो 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, यानी 7 से ज़्यादा होगा। कुल मिला के क्या होगा? 7 से ज़्यादा। और जब 7 से ज़्यादा होगा तो वो विलेन कैसा कहलाएगा? क्षारी। यानी इसका मतलब ये 7 से ज़्यादा है तो ये विलेन कैसा होगा? क्षारी होगा। और यहाँ ये 7 से क्या है? कम, इसलिए कैसा होगा? अम्लीय होगा। ये बोर्ड में पूछा हुआ है, निम्न में से कौन अम्लीयता को दर्शाता है? तो इसमें आप जानते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे।
आइए इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए 7 से कम पीएच मान है, ये 7 पॉइंट है बीच वाला मध्य, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इसका पीएच मान हम बढ़ाते, पीएच मान अगर 1 है अम्लीय, 2 है अम्लीय, 4 है अम्लीय, देखो अम्लीयता धीरे धीरे आपका और ये एकदम वीक होता जा रहा है, कमजोर, और 7 तक आते आते एकदम अम्लीयता खत्म हो जाएगी, जल की तरह लगने लगेगा। तो कहने का मतलब है इधर आने पर H प्लस आयन की मात्रा कम हो रही है, तो इधर जब जाएंगे तो H प्लस आयन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी इधर जाने पर। और जब इधर हम लोग जाएंगे, अब OH देखिए 8 9 10 यहाँ तक आए थे, उदासीन था, उदासीन के बाद अब बढ़ने लगा 8 9 10 11 12, स्ट्रांग होता जा रहा है क्षार के रूप में। और क्षार में क्या पाया जाता है, OH माइनस। OH की सांद्रता इधर बढ़ती जा रही है और H प्लस की सांद्रता इधर क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि अगर हम इसके विपरीत भी लिख सकते हैं, बाएं से दाएं जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। और इसमें जो है बाएं से दाएं जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, OH की बढ़ती है। ये था पीएच पैमाने के बारे में, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं अगली हेडिंग। हम लोग अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, साधारण नमक से अन्य रसायन। यानी साधारण नमक रहेगा, उससे हम लोग अन्य रसायन चीजें बनाएंगे। जैसे देखते हैं, पहले की बात करेंगे तो NaOH होगा, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। नंबर 2 की बात करें हम, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तीसरे की बात करते हैं NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। नंबर 4 की अगर हम बात करें, Na2CO3 10H2O, इसको बोलते हैं धामन सोडा। और नंबर 5 की अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला आता है CaSO4 ½ H2O। जल्दी से उतारिए, इसके बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे हम लोग। 5 प्रकार के यौगिक आपको पढ़ने हैं, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले 3 को देखते हैं। कास्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो कास्टिक सोडा कैसे प्राप्त होता है, NaCl लीजिए और उसमें जल मिला दीजिए। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, यानी ये नमक का सूत्र है। इसमें जल मिला दीजिए, जल में मिलाने के बाद इसमें विद्युत प्रवाहित कर दीजिए। एक मग लीजिए, जो हमने अध्याय 1 में प्रयोग किया था, सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें भी है। मग लीजिए, मग में क्या करिए, जल लीजिए, जल में NaCl मिला लीजिए और उसमें विद्युत प्रवाहित कीजिए। जैसे ही विद्युत प्रवाहित करेंगे NaOH और Cl2 H2 में टूट जाएगा ये, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यही कास्टिक सोडा है आपका, यही कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसके साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है। अच्छा, जब हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर कैथोड पर प्राप्त क्या होता है, तो एनोड पर, एनोड का मतलब होता है प्लस मानते हैं और कैथोड का मतलब माइनस मानते हैं, यानी प्लस पर माइनस वाला आएगा और माइनस पर कौन आएगा, प्लस वाला। तो यहाँ पर H क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, यानी H2 इस पर रहेगा कैथोड पर। अब बच गया Cl2 माइनस होता है, Cl2 चला जाएगा यहाँ पर एनोड पर। इसके साथ साथ जो NaOH होता है वो कैथोड के पास ही पाया जाता है। एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके पास कैथोड होता है, कैथोड के पास NaOH आप पाएंगे। आइए अगर हम बात करें इसके उपयोग की, तो जो H2 गैस यहाँ पर मिलता है ईंधन के रूप में हम लोग ले सकते हैं, और जो Cl2 गैस प्राप्त होता है ये जल की स्वच्छता में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ NaOH जो प्राप्त हुआ है धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए, जो ग्रीस होता है, ग्रीस, इसको हटाने के लिए। और इसके साथ साथ साबुन में भी इसका यूज किया जाता है और साथ में कागज उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। चलिए आइए, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। ये कैसे प्राप्त होगा, आप लीजिए भुजा हुआ चूना, उसमें क्लोरीन मिला दीजिए, मिल जाएगा आपको विरंजक चूर्ण। इसके साथ साथ जल की मात्रा भी प्राप्त होगी।
अच्छा, ये किस लिए उपयोग है? सबसे ज़्यादा पूछता है जल की शुद्धिकरण में किसका उपयोग करते हैं? विरंजक जोड़ का, CaOCl2 का यूज करते हैं। अच्छा, रासायनिक उद्योग में भी होता है, कागज की फैक्ट्री में भी होता है, वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। लास्ट में आते हैं तीसरा, बेकिंग सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा, ये कैसे प्राप्त होगा? आप लीजिए नमक NaCl, उसमें थोड़ी मात्रा में जल मिलाइए, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाइए और अमोनिया NH3 मिलाइए। जब सभी को मिला देंगे तो आपको मिल जाएगा ये जो बेकिंग सोडा है वही। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, खाने वाले सोडा। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं खाने वाला सोडा। और इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा। अच्छा, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का यूज हम लोग किस में करते हैं? एंटी एसिड के रूप में। एंटी एसिड का मतलब अगर आपके पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर क्षार का यूज करते हैं। क्षार क्या करता है? उसको उदासीन कर देता है, खत्म कर देता है। तो एंटी एसिड उसी को बोला जाता है। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने जाने में इसका, और उसके साथ साथ खाद्य पदार्थ में जैसे ठोकवा, गुलगुला, ये सब हुआ। इसके साथ साथ जो केक काटते हैं हम लोग उसमें भी, उसके बाद पदार्थों को मुलायम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसी के कारण केक जो होता है इतना फूला हुआ रहता है। अगर इसमें ये बेकिंग सोडा न रहे, खाने वाला सोडा न रहे, तो उतना फूला हुआ केक आप कभी नहीं काट पाएंगे। तो जब खाना पकाते हैं तो उसमें एक कैसी अभिक्रिया होती है ये देखते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट में बदलता है और इसके साथ साथ जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें निकलती है। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें चौथे नंबर की बात करेंगे, धोने का सोडा, जिसको धामन सोडा बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2 होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो 10। चलिए, धामन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे? सोडियम कार्बोनेट में हम जल के 10 अणु मिला देंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा आपका धामन सोडा। इसके उपयोग की बात करते हैं तो ये कांच, साबुन, कागज, इन सब के उद्योग में इसका यूज होता है। इसके साथ साथ ही घर की साफ सफाई में भी यूज होता है, धोने वाला सोडा जो होता है। इसके साथ साथ जल की स्थायी कठोरता को हटाता है। जैसे जल दो प्रकार के होते हैं, एक मृदु जल होता है और एक जो होता है कठोर जल होता है। मृदु जल जो होता है साबुन के साथ झाग देता है, और जो कठोर जल होता है साबुन के साथ झाग नहीं देता है। और जब तक झाग नहीं देगा तो मैल साफ होगी नहीं, इसलिए उसकी स्थायी कठोरता को हटाने का काम करता है आपका कौन सा? धोने वाला सोडा। आइए बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको याद कैसे रखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस मत कहिए, प्लास्टर हाफ पेरिस कहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये है CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O। इसमें आप लगा है इसलिए ये लगा। अच्छा, यहाँ पर CaSO4 2H2O है, यानी ये जो सूत्र आपको दिख रहा है ये जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम का सूत्र, जैसे जो सीमेंट वगैरह होती है उसमें जिप्सम, जिप्सम से ही बनाई जाती है वो सब। तो जिप्सम है, अगर जिप्सम को हम गर्म करेंगे 373 डिग्री सेल्सियस पे तो उससे हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा और 1.5 जो जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाएंगे इसमें। इसके साथ साथ अगर ये पाउडर की तरह होता है, सफ़ेद अवक्षेप की तरह होता है। अगर इसको हम क्या करेंगे, इसमें जल की मात्रा अगर मिला देंगे फिर से पुनः, यानी कि CaSO4 हाफ H2O है और इसमें 1.5 मात्रा फिर से हम क्या करेंगे, जल मिला देंगे, फिर से ये जिप्सम का निर्माण कर लेगा। इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है? खिलौने बनाने में होता है, सजावट में होता है। इसके साथ साथ सतह चिकना अगर करना है तो उसमें होता है। इसके बाद टूटी फूटी हड्डियों को जो है सही करने के लिए इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं। चलिए इसको डॉक्टर करते हैं। जैसे कि किसी की हड्डी उड्डी टूट जाती है तो जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो जहाँ पर सफ़ेद कलर की पट्टी आपको दिखती होगी, वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस से लगाते हैं। वो पाउडर लाते हैं, उसमें जल की मात्रा डालने से वो ठोस बन जाता है, लेप बनाकर ठोस बना देते हैं और इतना ठोस हो जाता है कि उसे मशीन से काटना पड़ता है। अच्छा, जो मशीन काटती है तो उसको डॉक्टर कैसे काटता होगा? क्या वो त्वचा को नहीं काट देती है मशीन? आखिर कितना संभाल के वो काटता होगा? तो उसे काटने के लिए जो मशीन यूज की जाती है, जैसे ये मशीन है तो मशीन जो चलती है, मान लीजिए वो मशीन है तो वो चल रही है, इस प्रकार नहीं चलती है। वो क्या करती है, बस वो मशीन होती है वो आगे पीछे करती है। जिस प्रकार दाढ़ी बनाने वाली जो मशीन आई है, बाल बनाने वाली, उसमें बस आगे पीछे कंघी करते हैं।
ठीक उसी प्रकार वो भी होता है। इससे वो त्वचा जो होती है वो नहीं कटती है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। कुछ पदार्थों के पीएच मान दिख रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। जैसे जल का पीएच मान 7 है, दूध का पीएच मान 6.4 है, सिरके का 3 है, मानव रक्त का 7.4 है, नींबू का 2.4 है, NaCl का 7 है, शराब का 2.8 है, मानव मूत्र का 4.8 से 8.4 है, आंसू का 7.4 है। मानव लार यानी खाने से पहले कितना होता है, खाने के बाद, दोनों लिखा है। टमाटर का दिया है, केले का और मक्खन का, नोट कीजिए। ये कुछ रासायनिक यौगिक और उनके सूत्र आप जान जाइए। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है नाइट्रिक अम्ल, और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये है सूखा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलेंगे। C6H12O6 ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है, और NaCl नमक का है, सोडियम क्लोराइड ये व्यंजक चूर्ण का है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके साथ साथ आगे देखिए, Na2CO3 10H2O ये धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके साथ साथ ये जिप्सम का है, और कैल्शियम कार्बोनेट है। और D2O भारी जल का सूत्र है। और PbO3 जो था लाल सिंदूर था। K2SO4 ये फिटकरी है, और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। और NO2 ये लॉफिंग गैस है। और KMNO4 ये लाल दवा है, ये सुहागा का फार्मूला है। ये चीनी का सूत्र है, ये यूरिया का है, और इसके साथ साथ ये बेंजीन का है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार फैलाएं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।